फ्रेंड्स, इस सेक्शन में हम डिस्कस करेंगे टॉपिक मेंसुरेशन, जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में 1 से लेकर 4 क्वेश्चंस तक पूछे जाते हैं। बैंक एग्जाम की मैं बात कर रहा हूँ तो वेटेज जो है मार्क्स का ज़्यादा होता है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये मेंसुरेशन, जिसे हम हिंदी में क्षेत्र मिति कहते हैं। इससे आज हम पार्ट 1 डिस्कस करेंगे जो है बेसिक 2D मेंसुरेशन। 2 डायमेंशनल जो भी फिगर्स होंगे उनसे जुड़ी हुई बेसिक बातें, उनसे जुड़े हुए फॉर्मूलाज, वो सब कुछ आज हम इस पार्ट 1 में डिस्कस करेंगे। मेंसुरेशन से जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बैंक एग्जाम में, ज़्यादातर सभी क्वेश्चंस फॉर्मूला पर बेस्ड होते हैं। उनसे जुड़े हुए फॉर्मूला जो बेसिक थिंग्स हैं वो हमें जानना ज़रूरी है क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, तो वो सब कुछ आज हम जानेंगे। फ्रेंड्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग से जुड़े हुए अदर वीडियोस आप देखना चाहें तो आप यहां पर क्लिक करके उन्हें देख सकते हैं। और आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप यहां पर क्लिक करके इसे सब्सक्राइब कर लें। जब आप सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करेंगे, पास में एक बेल का सिंबल आपको दिखाई देगा, एक घंटी का चिन्ह आपको दिखाई देगा, उस पर भी आपको क्लिक करना है ताकि परमिशंस अलाउ हो जाए नोटिफिकेशन के लिए। तो जब भी कोई नया वीडियो हम अपलोड करेंगे इस चैनल पर तो उसका नोटिफिकेशन आपको डायरेक्ट ईमेल के थ्रू मिल जाएगा और आप उस वीडियो को मिस नहीं करेंगे, आपकी प्रिपरेशन कंटिन्यू बनी रहेगी। तो आप यहां पर क्लिक करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। फ्रेंड्स, आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए तो लाइक बटन पर हिट ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में और कमेंट कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है समीर गहलोत। द ट्यूब गुरु में आप सभी का स्वागत है। मेंसुरेशन से पार्ट 1 बेसिक 2D मेंसुरेशन। तो फ्रेंड्स, मेंसुरेशन टॉपिक से हम 2D फिगर्स को डिस्कस करने वाले हैं। 2D का मतलब क्या है? 2 डायमेंशनल। 2 डायमेंशनल फिगर्स क्या होंगे जिन्हें हम 2 डायमेंशन में रिप्रेजेंट कर सकें, उनको प्लॉट कर सकें। और वो 2 डायमेंशन क्या होंगी? एक्स और वाई। तो एक्स और वाई जो डायमेंशन है उनको यूज़ करते हुए उनमें जो भी फिगर्स प्लॉट होंगे उनको हम डिस्कस करेंगे। वैसे तो मेंसुरेशन टॉपिक काफ़ी वैसे से काफ़ी बड़ा है, तो सभी को हम जो भी फिगर्स होंगे 2D फिगर्स होंगे सभी को हम इस पार्ट में डिस्कस नहीं करेंगे। उसका कारण क्या है? क्योंकि हम सिर्फ इस पार्ट में बैंक सिलेबस को कंप्लीट करेंगे और बैंक में सभी जो 2D फिगर्स हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं होते, जो इम्पोर्टेंट होते हैं उन्हीं को हम डिस्कस करने वाले हैं। बाकी जो भी फिगर्स बचते हैं उन सबको हम एसएससी पार्ट में कंटिन्यू करेंगे और उस पार्ट में, एसएससी के पार्ट में, उनसे जुड़े हुए रूल्स भी देखेंगे, क्योंकि एसएससी में रूल्स पर बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं मेंसुरेशन में। बैंक एग्जाम में ऐसा नहीं है, जनरली जो भी क्वेश्चंस होते हैं फॉर्मूला पर बेस्ड होते हैं। ठीक है, तो वैसे तो बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन जो जो हमारे काम की चीज़ें हैं बैंक सिलेबस के हिसाब से जो भी इंपॉर्टेंट है उन्हीं को हम इस पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं। तो 2D फिगर्स क्या क्या होंगे जो इम्पोर्टेंट हैं इस पार्ट के लिए? सर्कल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रायंगल। ठीक है, तो इन सब को हम डिस्कस करने वाले हैं आज के इस पार्ट। और फ्रेंड्स, मेंसुरेशन से 2D फिगर्स को डिस्कस करने से पहले 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिन्हें हमें डिस्कस करना है, एरिया और पेरीमीटर। एरिया क्या होता है? टोटल स्पेस एनक्लोज बाय द बाउंड्री ऑफ अ प्लेन फिगर, यानी कि एक प्लेन फिगर के द्वारा जो भी स्पेस कवर किया जाता है उसे हम एरिया कहते हैं। यहाँ पर एक रेक्टेंगल है, ठीक है, रेक्टेंगल को हम आगे डिस्कस करेंगे, बट ये जो बाउंड्री बनी हुई है इससे जो भी स्पेस कवर किया गया है, ये जो पूरा स्पेस है, ठीक है, इसके द्वारा जो कवर किया गया है इस पूरे स्पेस को हम एरिया कहेंगे। ठीक है, इसे हम एरिया कहेंगे और हमेशा एरिया को, इसकी जो यूनिट होगी स्क्वायर यूनिट होगी, जैसे स्क्वायर सेंटीमीटर या फिर स्क्वायर मीटर में हम मेज़र करेंगे। एरिया को हम स्क्वायर सेंटीमीटर या स्क्वायर मीटर में मेज़र करेंगे। तो एक बाउंड्री से जो भी स्पेस कवर हुआ है, एनक्लोज हुआ है, उस स्पेस को हम एरिया कहते हैं। और यहाँ पर एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि किसी एक बाउंड्री से एनक्लोज स्पेस को ही हम एरिया नहीं कहेंगे। देखिए, ये जो पूरा हिस्सा है ये भी एक एरिया है और वाकई ये भी किन्हीं लिमिटेशंस के साथ में है। ठीक है, किन्हीं लिमिटेशंस के साथ में है, लेकिन जब भी हम किसी फिगर के लिए बात करेंगे
तो उस फिगर ने जितना स्पेस एनक्लोज किया हुआ है उसकी बाउंड्री से, उसी एरिया के लिए हम बात करेंगे। जैसे ये एक स्पेस एक फिगर है, ठीक है, अनसेप्ड फिगर है, इसका कोई नाम नहीं है, लेकिन एक बाउंड्री से एक स्पेस एनक्लोज किया हुआ है, और इस फिगर के लिए एरिया क्या होगा, जो स्पेस इसने एनक्लोज किया हुआ है, जो स्पेस लिया हुआ है, इसे हम इस फिगर के लिए एरिया कहेंगे। और अब बात करते हैं पेरीमीटर की। पेरीमीटर जिसे हम हिंदी में परिमाप कहते हैं, और जब बात सर्किल की होगी, वृत्त की होती है, तो उसे हम परिधि कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में एक ही वर्ड यूज होगा, पेरीमीटर, ठीक है। पेरीमीटर है क्या? पेरीमीटर इज द लेंथ ऑफ बॉर्डर अराउंड एनी एनक्लोज प्लेन, यानी कि कोई भी ऐसी बॉर्डर जिससे कोई स्पेस एनक्लोज हो, उसकी लेंथ, ठीक है, उस बॉर्डर की लेंथ जिससे कोई भी स्पेस एनक्लोज हो, कोई भी प्लेन एनक्लोज हो, उसे हम पेरीमीटर कहेंगे। यहाँ पर इसकी हम बात करें तो ये जो ब्लू लाइन आपको दिख रही है, इसकी टोटल जो लाइन है, अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें तो यहाँ से कैलकुलेट करते हुए वापस इसी पॉइंट पर आ जाएं, तो इसकी जो भी लेंथ होगी उसे हम पेरीमीटर कहेंगे, ठीक है। इसकी जो भी लेंथ होगी उसे हम पेरीमीटर कहेंगे। मान लीजिए ये जो दोनों साइड्स हैं वो 5 सेंटीमीटर्स की हैं, ठीक है, दोनों साइड्स जो हैं 5 सेंटीमीटर की हैं, और ये जो दोनों साइड्स हैं वो 2 सेंटीमीटर्स की हैं। तो पेरीमीटर की हम बात करें, पेरीमीटर हो क्या जाएगा, यहाँ से आप स्टार्ट कीजिए, 5 + 2 7, 7 + 5 कितना हो जाएगा, 12, 12 + 2 14। तो टोटल अगर पेरीमीटर की बात करें इस फिगर के लिए, ठीक है, पेरीमीटर की बात करें इस फिगर के लिए, कितना हो जाएगा टोटल, 14 सेंटीमीटर, ठीक है, टोटल कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर। और फ्रेंड्स, हर एक डिफरेंट फिगर के लिए एक डिफरेंट फॉर्मूला होगा जिससे हम पेरीमीटर कैलकुलेट कर सकें, ठीक है, पेरीमीटर कैलकुलेट कर सकें, हर एक फिगर के लिए एक डिफरेंट फॉर्मूला होगा। इसी तरीके से हर एक फिगर के लिए एरिया को मेजर करने के लिए एक डिफरेंट फॉर्मूला होगा। बट ये ध्यान रखें, पेरीमीटर क्या है, बाउंड्री की जो भी लेंथ है वही पेरीमीटर है हर एक फिगर के लिए। एरिया उस बाउंड्री से जो भी स्पेस एनक्लोज है, जो भी स्पेस उस बाउंड्री ने घेरा हुआ है, वही स्पेस एरिया कहलाएगा। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। ये एक रेक्टेंगल है, पेरीमीटर की बात करें तो इजीली आप इसको किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको क्या करना है, सिर्फ जो भी लेंथ और हाइट है उनको ऐड करना है, 5 + 2 7, और उसका दुगना कर देना है, 2 × 7, डेट मीन्स 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसको हम डिटेल में समझेंगे, रेक्टेंगल जब हम डिस्कस करेंगे तो डिटेल में पेरीमीटर क्या है, एरिया क्या है, ये सब कुछ हम डिटेल में समझेंगे। बट यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात है वो यही आपको समझनी है कि पेरीमीटर बाउंड्री की लेंथ होगी, एरिया उस बाउंड्री से जो भी स्पेस कवर किया गया है, जो भी स्पेस एनक्लोज है, वो कहलाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्राइंगल की, जिसे हम हिंदी में त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज डेट मीन्स 3 भुजा वाला। इंग्लिश में हम कहें डेफिनेशन क्या होगी ट्राइंगल की, अ फिगर एनक्लोज बाय 3 साइड्स इज नोन एज ट्राइंगल। तो ऐसा कोई भी फिगर जो 3 साइड्स के साथ में हो वो ट्राइंगल कहलाएगा, ठीक है, जिससे कोई स्पेस एनक्लोज हो। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं 3 साइड्स हैं, साइड AC, साइड CB, साइड AB, 3 साइड्स हैं, और 3 साइड्स से एक स्पेस एनक्लोज है, तो इसे हम क्या कहेंगे, ट्राइंगल कहेंगे, त्रिभुज कहेंगे। और हर एक ट्राइंगल में ट्राइंगल का शेप किसी भी तरह का हो सकता है, साइड्स कितनी छोटी कितनी बड़ी हो सकती हैं, लेकिन उन तीनों ही साइड्स से एक स्पेस एनक्लोज होना चाहिए, तो उसे हम ट्राइंगल कहेंगे, ठीक है। हर एक ट्राइंगल में 3 एंगल्स होंगे, जैसे यहाँ पर हैं, जब भी 2 साइड्स एक दूसरे से मिलेंगी तो वहाँ पर एक एंगल होगा। तो यहाँ पर है एंगल A, एंगल C, एंगल B, ठीक है, 3 एंगल्स यहाँ पर हैं। साइड्स की मैं बात करूँ, साइड्स भी 3 हैं। क्या क्या साइड्स हैं, AC, AB और BC, ठीक है, 3 साइड्स हैं और 3 ही एंगल हैं। एंगल कौन कौन से हैं, एंगल A, एंगल B और एंगल C। तो कोई भी त्रिभुज हो, कोई भी ट्राइंगल हो, उनके जो भी एंगल्स होंगे
हमेशा 3 एंगल्स होंगे और उन 3 एंगल्स का सम जो है वो हमेशा 180 डिग्री होगा। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी हमेशा 180 डिग्री होगा, ये आपको ध्यान रखना है। और एक और बात यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा जो हर एक ट्रायंगल में कॉमन होगी, कोई भी एक साइड के मिडिल पॉइंट्स को उसके अपोजिट वर्टेक्स पर कनेक्ट करने के लिए जो लाइन होगी उसे हम मीडियन बोलेंगे, ठीक है। जैसे ये जो साइड है इसका मिडिल पॉइंट मान लेते हैं यहाँ पर है, अपोजिट वर्टेक्स क्या है, जहाँ पर भी 2 साइड्स मिल रही हैं उसे हम वर्टेक्स कहेंगे। तो सामने वाला जो वर्टेक्स है वो क्या है, ए है। तो यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन इसको मिलाती है, इस पॉइंट को मिलाती है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, मीडियन। तो 3 मीडियंस होंगी। इसी तरीके से इस साइड से सी वर्टेक्स को मिलाया जाएगा और इस साइड से बी वर्टेक्स को मिलाया जाएगा। तो एक पॉइंट आपको मिलेगा जब तीनों ही वर्टेक्स होंगी तो वो किसी एक पॉइंट पर क्रॉस होंगी, उस पॉइंट को हम बोलेंगे सेंट्रोइड। क्या बोलेंगे उसे, हम सेंट्रोइड बोलेंगे, जो ट्रायंगल का सेंट्रोइड होगा। और यहाँ पर मीडियन जो है वो 2:1 के रेशियो में होगी, ठीक है। इस पॉइंट पर हर एक मीडियन 2:1 के रेशियो में होगी। और अब आप ये सोच रहे होंगे कि 2 वाला पार्ट कौन सा होगा, 1 वाला पार्ट कौन सा होगा मीडियन में। तो वर्टेक्स से सेंट्रोइड तक 2 वाला पार्ट होगा, देन उसके बाद में 1 वाला पार्ट होगा। हर एक मीडियन में ऐसा ही होगा, वर्टेक्स से सेंट्रोइड तक 2 देन 1, वर्टेक्स से सेंट्रोइड तक 2 देन 1। तो 2:1 के रेशियो में होगी हर एक मीडियन। सेंटर जो सेंट्रोइड है वो उन्हें 2:1 के रेशियो में बांट देगा। और फ्रेंड्स, जैसा मैंने कहा हुआ है कि रूल्स ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं बैंक एग्ज़ाम में, जो भी क्वेश्चंस होते हैं फॉर्मूला पर बेस्ड होते हैं, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ध्यान आप इसे रख सकते हैं, ठीक है। तो हर एक ट्रायंगल में जो भी एंगल्स होंगे उनका सम 180 डिग्री होगा। हर एक ट्रायंगल में 3 साइड्स होंगी, 3 वर्टेक्स होंगे, 3 मीडियंस होंगी, एक सेंट्रोइड होगा और सेंट्रोइड मीडियन को 2:1 के रेशियो में बांट देगा। ये हर एक त्रिभुज की कहानी होगी, ठीक है। अब जो भी ट्रायंगल हैं वो डिफरेंट होते हैं, ठीक है, डिफरेंट होते हैं। और उनके लिए जो एरिया होगा उसको हम किस तरह से मेजर कर सकते हैं, पेरीमीटर को किस तरह से मेजर कर सकते हैं, उन सब के लिए डिफरेंट फॉर्मूला होंगे। तो उन सब को हम अब डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, ट्रायंगल में सबसे पहले बात करेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल की। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब होता है हिंदी में समभुज त्रिभुज। तो समभुज त्रिभुज, जैसा कि आप नाम से जान सकते हैं, सारी भुजा समान हो। समभुज डेट मीन्स सारी भुजाएं समान हो, हर एक साइड जो है वो इक्वल हो, उस ही ट्रायंगल को हम इक्विलेटरल ट्रायंगल कहेंगे। यहाँ पर 3 वर्टेक्स हैं ए बी सी, ठीक है। तो 3 साइड्स हैं ए बी बी सी और ए सी, ठीक है। तो ये तीनों ही जब इक्वल होंगी उस ट्रायंगल को हम क्या कहेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल कहेंगे। बाकी जो ट्रायंगल के रूल्स हैं वो यहाँ पर भी एप्लीकेबल हैं। जो भी एंगल्स हैं उनका सम 180 डिग्री होगा। अब बात करते हैं एरिया की, ठीक है। जैसा मैंने आपको बताया हुआ है, हर एक ट्रायंगल का एरिया मेजर करने का फॉर्मूला अलग होगा। तो जो भी स्पेस इस बाउंड्री ने एनक्लोज किया हुआ है उस एरिया को हम किस तरह से मेजर कर सकते हैं, फॉर्मूला क्या होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया को मेजर करने के लिए √3/4 ए स्क्वायर, √3/4 ए स्क्वायर। अब यहाँ पर ए क्या है, ए लेंथ है एक साइड की, जो एक भुजा है उसकी लंबाई है। यहाँ पर ए जो है इस साइड की लेंथ है। अब ए सेंटीमीटर में हो सकती है, मीटर में हो सकती है। अगर सेंटीमीटर में होती है तो एरिया स्क्वायर सेंटीमीटर होगा, ठीक है, उसकी यूनिट क्या हो जाएगी, स्क्वायर सेंटीमीटर। और अगर मीटर में हुई, जो लेंथ है वो मीटर में हुई, तो एरिया उसकी यूनिट क्या हो जाएगी, स्क्वायर मीटर, ठीक है। तो जो भी यूनिट होगी उस हिसाब से एरिया की यूनिट आ जाएगी। बात करते हैं हाइट की। अब हाइट क्या है यहाँ पर, देखिए ये जो साइड की लेंथ है वो तो ए है,
अब बेस से लेकर जो अबव पॉइंट है ट्रायंगल का, उसको हम हाइट कहते हैं। यहाँ पर ये एक स्ट्रेट लाइन से बताया जाएगा, इसे हम हाइट कहेंगे। ठीक है, हाइट को किस तरह से मेजर कर सकते हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल में √3/2a। ठीक है, इस फॉर्मूला की हेल्प से आप ये जो हाइट है इसे मेजर कर सकते हैं। बात करते हैं पेरीमीटर की। पेरीमीटर मैंने आपको बताया हुआ है बाउंड्री की लेंथ। ठीक है, बाउंड्री की लेंथ। अब आप यहाँ पर देखिए, ये जो साइड है ये भी ए है और ये दूसरी साइड भी इसी के इक्वल है और तीसरी साइड भी इसी के इक्वल है। ठीक है, तीनों ही साइड ए हैं। सेंटीमीटर हो सकती है, मीटर हो सकती है। तो यहाँ पर पेरीमीटर क्या होगा? a + a + a, डेट मीन्स 3a। ठीक है, तो यहाँ पर पेरीमीटर क्या होगा? 3a। इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए एरिया √3/4a², हाइट √3/2a, पेरीमीटर 3a। और एक और बात आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल की ध्यान में रखनी है, जो भी एंगल्स होंगे उनका सम 180 डिग्री होगा। ये तो हर एक ट्रायंगल के लिए रूल है। ठीक है, हर एक ट्रायंगल के लिए एप्लीकेबल है। बट इक्विलेटरल ट्रायंगल के जो भी एंगल्स होंगे वो सब इक्वल होंगे और किसके इक्वल होंगे? 60 डिग्री के। यानी कि जो एंगल ए है, एंगल बी और एंगल सी तीनों ही 60 डिग्री के इक्वल होंगे। कब? जब ट्रायंगल इक्विलेटरल होगा। तो इस ट्रायंगल में यहाँ पर ये जो एंगल है ये भी 60 डिग्री होगा, ये एंगल भी 60 डिग्री होगा और ये एंगल भी 60 डिग्री होगा। तो ये कुछ बातें जो आपको ध्यान में रखनी है इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए। अब कुछ अदर ट्रायंगल्स हम देखेंगे, अदर ट्रायंगल्स के डिफरेंट फॉर्म्स देखेंगे। अब बात करते हैं ट्रायंगल के डिफरेंट फॉर्म की, जो है आइसोसेलेस ट्रायंगल, जिसे हम हिंदी में कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो, ऐसा ट्रायंगल जिसकी दो साइड्स इक्वल हो, उसे हम आइसोसेलेस ट्रायंगल कहेंगे। और क्या क्या बातें जो हमें समझनी है आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में? देखिए, 3 वर्टेक्स हैं ए बी सी, 3 साइड्स होंगी ए बी बी सी ए सी। ठीक है, तो दो साइड्स इक्वल हैं, हम मान लेते हैं ए बी और ए सी दोनों साइड्स इक्वल हैं, जिनकी लेंथ जो है वो ए है, स्मॉल ए लेंथ है। और जो अदर साइड है वो सिमिलर नहीं है इन दोनों से, उसकी लेंथ है स्मॉल बी। तो जो साइड ए बी है उसकी लेंथ है ए सी साइड की लेंथ है ए और बी सी साइड की लेंथ है बी, स्मॉल बी। और यहाँ पर एक और बात आपको ध्यान में रखनी है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो उसके दो एंगल्स जो हैं वो इक्वल होंगे। दो एंगल्स कौन कौन से? यहाँ पर 2 साइड्स इक्वल हैं और वो एक अदर जो साइड है, अनसिमिलर साइड है, उससे मिल रही हैं किसी पॉइंट पर। उन पॉइंट्स के साथ में जो भी एंगल्स होंगे वो दोनों ही एंगल सेम होंगे। तो यहाँ पर एंगल बी और एंगल सी सेम होंगे। कितने होंगे कह नहीं सकते, लेकिन दोनों ही इक्वल होंगे। अदर जो एंगल है वो सिमिलर नहीं होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर दो साइड्स इक्वल हैं, इसी वजह से 2 एंगल्स भी इक्वल होंगे। एक और बात, यहाँ पर प्रीवियस में हमने हाइट का फॉर्मूला देखा कि ट्रायंगल की हाइट किस तरह से मेजर कर सकते हैं। यहाँ पर भी हम हाइट मेजर कर सकते हैं और हाइट जो है उसका अल्टीट्यूड जो है वो हमेशा जो सिमिलर साइड नहीं है उसी पर बनेगा। यहाँ पर सिमिलर साइड कौन सी है? बी सी, तो इसी पर अल्टीट्यूड बनेगा, क्योंकि वर्टेक्स ए पर मिलेगा। ठीक है, वर्टेक्स ए पर मिलेगा, तो ये एक्चुअल में हाइट होगी इस ट्रायंगल के लिए। और अब बात करते हैं एरिया की। आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए एरिया किस तरह से मेजर कर सकते हैं? b/4 √4a² - b²। तो इस फॉर्मूले का यूज़ करके एरिया हम फाइंड आउट कर सकते हैं। b अनसिमिलर साइड है, अनसिमिलर साइड की लेंथ है, और a सिमिलर जो साइड्स हैं उनकी लेंथ है। हाइट किस तरह से मेजर कर सकते हैं?
हाइट के लिए फॉर्मूला है √a² माइनस b/2 का होल स्क्वायर, या फिर हम लिख सकते हैं 1/2 √4a² माइनस b²। और अब पेरीमीटर क्या हो जाएगा आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए? देखिए a प्लस b प्लस a, डेट मीन्स 2a प्लस b। ठीक है, 2a प्लस b दो साइड्स इक्वल हैं तो उनको साथ में ऐड कर लिया गया, 2a a प्लस a 2a और एक अनसिमिलर साइड b। टोटल मिलाकर पेरीमीटर क्या हो जाएगा 2a प्लस b। तो फ्रेंड्स ये कुछ फॉर्मूला हैं जो कि आपके काम आएंगे क्वेश्चंस को सोल्व करने में। ठीक है, तो अब तक हमने ट्रायंगल से 2 टाइप के ट्रायंगल्स देखे, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल और दूसरा आइसोसेलेस ट्रायंगल। आगे अदर जो डिफरेंट फॉर्म है ट्रायंगल के लिए वो भी हम डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, इससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, तो लाइक बटन पर हिट ज़रूर करें। लाइक बटन पर हिट ज़रूर करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और कमेंट करें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर क्लिक करके आप इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड करने पर उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, आप उस वीडियो को मिस ना करें। फ्रेंड्स, अब देखते हैं ट्रायंगल से एक डिफरेंट फॉर्म जो है स्केलेन ट्रायंगल, जिसे हम हिंदी में कहते हैं विषमबाहु या फिर विषमभुज त्रिभुज। तो विषमबाहु त्रिभुज मतलब क्या हुआ इसका? ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों ही भुजाएं समान ना हो, असमान हो। ऐसा ट्रायंगल जिसकी हर एक साइड इक्वल ना हो, ठीक है, एक दूसरे से सिमिलर ना हो, उसको हम स्केलेन ट्रायंगल बोलेंगे। तो वर्टेक्स 3 है ए बी सी, 3 साइड्स हैं और तीनों की लेंथ अलग अलग होगी। ऐसा त्रिभुज जिसमें तीनों ही साइड जो हैं उनकी लेंथ अलग अलग हो, तो उनको हम उस त्रिभुज को, उस ट्रायंगल को हम क्या बोलेंगे? स्केलेन ट्रायंगल बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ए बी की लेंथ हम मान लेते हैं ए है, स्मॉल ए, बी सी की लेंथ स्मॉल बी और ए सी की लेंथ स्मॉल सी हम मान लेते हैं। तीनों ही जो साइड्स हैं उनकी लेंथ अलग अलग है। अब यहाँ पर तीनों ही जो एंगल होंगे वो भी डिफरेंट होंगे। पहले हमने इक्विलैटरल ट्रायंगल के बारे में डिस्कस किया, वहाँ पर तीनों ही साइड्स जो थी वो इक्वल थी, जो एंगल थे वो भी इक्वल थे। बाद में हमने आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात की, जहाँ पर 2 साइड्स इक्वल थी, उस वजह से 2 एंगल्स भी इक्वल थे। यहाँ पर एक भी साइड इक्वल नहीं है, एक दूसरे से सिमिलर नहीं है, इस वजह से तीनों ही एंगल्स जो हैं वो भी अलग अलग हैं, बट इनका जो सम है वो 180 डिग्री ही होगा। तो देखिए एरिया क्या होगा स्केलेन ट्रायंगल का? एरिया मेजर करेंगे हम इस फॉर्मूला से √S इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। ठीक है, √S माइनस A मल्टीप्लाई विद S माइनस B मल्टीप्लाई विद S माइनस C, जहाँ पर S क्या है? A प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाई 2, A प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पर आप देखिए A प्लस B प्लस C करेंगे आप, तो आपको क्या मिल जाएगा? इस ट्रायंगल का पेरीमीटर मिल जाएगा। ठीक है, इस ट्रायंगल का पेरीमीटर मिल जाएगा A प्लस B प्लस C। तो A प्लस B प्लस C बाई 2 क्या हो गया? सेमी पेरीमीटर। ठीक है, तो S जो है यहाँ पर क्या है? सेमी पेरीमीटर। एरिया हमें फाइंड आउट करना हो स्केलेन ट्रायंगल का जिसमें एक भी साइड दूसरे से सिमिलर ना हो, दूसरी साइड से सिमिलर ना हो, उसके लिए एरिया हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं? √S S माइनस A S माइनस B एंड S माइनस C। और अब बात करते हैं राइट एंगल्ड ट्रायंगल की। राइट एंगल्ड ट्रायंगल जिसे हम हिंदी में कहते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का मतलब है ऐसा त्रिभुज
जिसमें एक कोण सम हो यानी कि 90 डिग्री का हो। एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो उसे हम राइट एंगल्ड ट्रायंगल बोलेंगे। तो कोई एक साइड होगी जिस पर अदर साइड परपेंडिकुलर होगी और वहाँ पर जो एंगल बनेगा उन दोनों साइड के बीच में वो 90 डिग्री का होगा। ठीक है, वो 90 डिग्री का होगा। अब यहाँ पर ये जो ट्रायंगल है इसमें एक एंगल 90 डिग्री का है, इसे हम राइट एंगल ट्रायंगल कह सकते हैं। ठीक है, इसे हम राइट एंगल ट्रायंगल कह सकते हैं। तो ये जो वर्टिकल लाइन होती है इसे हम परपेंडिकुलर कहते हैं, पी से रिप्रेजेंट करते हैं हम, तो इसे हम क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर, और हिंदी में इसे हम कहते हैं लंब। ठीक है, ये जो स्लेंट लाइन है, तिरछी लाइन है, इसे हम कहते हैं हाइपोटेनियस। ठीक है, एच से रिप्रेजेंट करेंगे, क्या कहते हैं, हाइपोटेनियस। और हिंदी में बात करूं तो कर्ण। लास्ट जो हॉरिजॉन्टल लाइन है हम बी से रिप्रेजेंट करेंगे, इसे हम कहते हैं बेस, और हिंदी में हम कहें तो आधार। ठीक है, तो आधार, कर्ण और लंब हम राइट एंगल ट्रायंगल में इनकी बातें करते हैं, और इनको यूज करते हुए हम राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया बता सकते हैं। एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या है यहाँ पर, स्मॉल बी, हाइट क्या है यहाँ पर। अब यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, ये जो एच है हाइपोटेनियस है, कर्ण है, एक्सलेंट लाइन है, लेकिन हाइट जो है वर्टिकल लाइन की बात हम करते हैं, और वर्टिकल लाइन यहाँ पर क्या है, परपेंडिकुलर, तो जिसे हम पी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बी इंटू पी। ठीक है, प्रीवियस जो ट्रायंगल हमने देखे वहाँ पर भी हाइट की हमने बात की थी। तो हाइट जो है स्लेंट लाइन नहीं होती है, हाइट एक्सलेंट लाइन नहीं होती है, एक वर्टिकल लाइन होती है। ठीक है, जो परपेंडिकुलर होती है बेस पर, उसे हम हाइट कहते हैं। और हाइट को मेजर कर लिया तो हम जो ट्रायंगल बन रहा है उसका एरिया इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि बेस की लेंथ हमारे पास में होती है, हाइट हमारे पास में हो तो हम इस एरिया को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, इस पूरे एरिया को मेजर कर सकते हैं। और ये जो फॉर्मूला है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी जगह पर आपके काम आएगा। अब बात करते हैं पेरीमीटर की। पेरीमीटर क्या होगा इस ट्रायंगल के लिए, देखिए जो साइड्स हैं उनको हम किस तरह से मान रहे हैं। जो बेस है उसको हम बी से रिप्रेजेंट किया है, इसकी लेंथ भी हम बी मानकर चल रहे हैं। जो परपेंडिकुलर है उसकी लेंथ हम पी मानकर चल रहे हैं, और जो हाइपोटेनियस है उसकी लेंथ हम एच मानकर चल रहे हैं। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, बी प्लस पी प्लस एच, इनकी जो भी लेंथ होगी उनको हम ऐड करेंगे तो हमें इस ट्रायंगल का पेरीमीटर मिल जाएगा। और यहाँ पर हाइट हमें दी जाएगी। ठीक है, हाइट सिंपली हमें दी जाएगी, और नहीं दी जाएगी तो हम एक थ्योरम यूज करके उसे फाइंड आउट कर सकते हैं। उस थ्योरम का नाम है पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय, आपने नाम सुना होगा। मतलब क्या होता है उसका, क्या कहा गया है, कर्ण का जो स्क्वायर है वो किसके इक्वल होगा, आधार के स्क्वायर और लंब के स्क्वायर के सम के इक्वल। कर्ण का जो स्क्वायर है वो आधार के स्क्वायर, लंब के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। क्या लिख सकते हैं हम, एच स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। ठीक है, तो ये पाइथागोरस थ्योरम है जिसे ध्यान रखना है। अगर कोई दो लेंथ आपको दी जाए, बेस परपेंडिकुलर दिया जाए तो आप हाइपोटेनियस फाइंड आउट कर सकते हैं, उनकी लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर दिया जाए तो बेस आप फाइंड आउट कर सकते हैं, बेस हाइपोटेनियस दिया जाए तो परपेंडिकुलर आप फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी कि कोई भी दो साइड्स आपको दी जाए, उनकी लेंथ दी जाए, तो अदर जो साइड बची हुई है उसकी लेंथ आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो पाइथागोरस थ्योरम से। और इसे सिंप्लीफाई हम करें तो लिख सकते हैं h इक्वल्स टू रूट ओवर बी स्क्वायर प्लस
पी स्क्वायर। ठीक है, तो जो हाइपोटेनस है वो किसके इक्वल होगा, रूट ओवर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर के। तो यहाँ पर ट्राइंगल का जो पार्ट है वो हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम किसी अदर फिगर को डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे स्क्वायर की, जिसे हम हिंदी में वर्ग कहते हैं। तो वर्ग क्या होता है आप सब जानते हैं, कोई भी ऐसी आकृति जिसकी 4 भुजाएं हों और वो चारों भुजाएं इक्वल हों, समान हों, और उसके जो एंगल्स बनते हैं वो 90 डिग्री के हों, समकोण हों, तो उसे हम वर्ग कहेंगे। स्क्वायर क्या है, एक ऐसा शेप जिसमें 4 साइड्स होंगी, किसी एक प्लेन को एनक्लोज किए हुए होगा, चारों जो साइड्स होंगी वो इक्वल होंगी और जो एंगल्स होंगे वो भी 90 डिग्री के होंगे, तो उस शेप को हम स्क्वायर कहेंगे। क्या क्या कंडीशंस हैं स्क्वायर होने की, जो भी साइड्स हैं 4 साइड्स होनी चाहिए। ठीक है, 4 साइड्स होनी चाहिए और चारों ही इक्वल होनी चाहिए। यहाँ पर 4 साइड्स कौन कौन सी हैं, ए बी, बी सी, सी डी और डी ए, ये 4 साइड्स हैं। स्क्वायर होने के लिए जो रिक्वायर्ड थिंग है वो ये है कि जो चारों साइड्स हैं वो इक्वल होंगी, चारों ही साइड्स इक्वल होंगी। जो एंगल्स हैं, एंगल कौन कौन से हैं यहाँ पर, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, सभी एंगल्स 90 डिग्री के होने चाहिए। यानी कि एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी इक्वल्स टू एंगल डी इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो ये 2 सिचुएशन आपको मिले। ठीक है, ये 2 सिचुएशंस आपको मिले तो उस केस में जो भी शेप होगा वो क्या होगा, स्क्वायर होगा। और अब बात कर लेते हैं एरिया की। स्क्वायर का एरिया हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, किस तरह से मेजर कर सकते हैं। तो एरिया क्या होगा, ए स्क्वायर। ए क्या है यहाँ पर, ए साइड की लेंथ है। ठीक है, तो हर एक साइड इक्वल है, तो हर एक साइड की जो लेंथ है वो भी इक्वल होगी। वो किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। तो एरिया जो है वो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। नॉर्मली हम एरिया को मेजर करने के लिए लंबाई इंटू चौड़ाई करते हैं। ठीक है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो यहाँ पर लंबाई क्या है, इसे हम लंबाई माने तो ए है, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई दोनों ही इक्वल है। तो नॉर्मली इसे हम हॉरिजॉन्टल लाइन जो है उसे हम लंबाई मानते हैं, और जो वर्टिकल लाइन है उसे हम ब्रीथ मानते हैं, चौड़ाई मानते हैं। तो यहाँ पर दोनों ए हैं, इस वजह से लंबाई इंटू चौड़ाई क्या हो जाएगा, ए इंटू ए, ए इंटू ए, ए स्क्वायर। या फिर हम एरिया को इस फॉर्मूला से भी मेजर कर सकते हैं, एरिया इक्वल्स टू 1/2 डी स्क्वायर, 1/2 डी स्क्वायर। अब डी क्या है, डी यहाँ पर ये लेंथ है। ठीक है, तो एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स को मिलाने वाली जो स्ट्रेट लाइन है उसकी जो भी लेंथ है उसको यूज़ करते हुए भी हम एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। उसका स्क्वायर हम कर दें और उसका हाफ हम कर दें। ठीक है, जो लेंथ है वर्टिकल जो स्लेंट लाइन है 2 वर्टेक्स को मिलाने वाली, उसकी जो लेंथ है उसके स्क्वायर का हाफ एरिया के इक्वल होगा। तो या तो साइड दी हुई है, ठीक है, साइड दी हुई है तो आप इसको यूज़ कर लें, ए स्क्वायर करके एरिया फाइंड आउट कर लें। साइड नहीं दी गई है, डायगोनल दिया गया है, उसकी लेंथ दी गई है, तो इसका स्क्वायर करें, हाफ करें, आपको एरिया मिल जाएगा स्क्वायर का। और अब बात करते हैं पेरीमीटर की। पेरीमीटर क्या होगा स्क्वायर के लिए, पेरीमीटर लेंथ ऑफ बाउंड्री। ठीक है, तो बाउंड्री की लेंथ क्या है, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, 4 टाइम ए को हम ऐड कर रहे हैं तो क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू ए। ठीक है, 4 इंटू ए 4a, यानी कि जो भी लेंथ होगी साइड की उसका 4 गुना जब हम कर देंगे तो हमें पेरीमीटर मिल जाएगा। जो साइड की लेंथ है उसका स्क्वायर हम कर दें तो एरिया हमें मिल जाएगा। डायगोनल दिया गया है उसका स्क्वायर हम कर दें और हाफ कर दें तो एरिया हमें मिल जाएगा। अब तीसरा फॉर्मूला क्या है स्क्वायर के लिए, डायगोनल का। तो डायगोनल किस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, जब हमें साइड की लेंथ दी जाए। डायगोनल जिसे हम डी से रिप्रेजेंट करेंगे, डायगोनल क्या हो जाएगा
रूट 2 इंटू ए, रूट 2 इंटू लेंथ ऑफ साइड। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे डायगोनल को फाइंड आउट करने के लिए। और डायगोनल जिसे आप हिंदी में विकर्ण कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, विकर्ण कहते हैं। तो ये कुछ फॉर्मूलाज हैं जो स्क्वायर से रिलेटेड हैं। जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा मेंसुरेशन में स्क्वायर से रिलेटेड, तो वहाँ पर ये फॉर्मूलाज हमारे काम आएंगे उस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। ये इंपॉर्टेंट बातें हैं जो भी हमारे काम आ सकती हैं उस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। अब बात करेंगे रेक्टेंगल की, जिसे हम हिंदी में आयत कहते हैं। तो वैसे तो काफ़ी कुछ ये स्क्वायर से सिमिलर है, लेकिन कुछ चेंजेस हैं। वो चेंजेस क्या हैं, किस शेप को हम रेक्टेंगल कहेंगे। देखिए, 4 साइड्स होनी चाहिए और जो अपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल होनी चाहिए। यहाँ पर 4 साइड कौन कौन सी हैं, ए बी, बी सी, डी सी, ए डी, ये 4 साइड्स हैं। और मैंने क्या कहा, अपोजिट साइड्स इक्वल होनी चाहिए, यानी कि ए बी इक्वल होगी डी सी के और ए डी इक्वल होगी बी सी के, तब हम उस शेप को रेक्टेंगल कह सकते हैं। साथ में एक और कंडीशन ये है कि जो भी एंगल्स हैं वो 90 डिग्री के होने चाहिए। ठीक है, जो भी एंगल्स हैं वो 90 डिग्री के होने चाहिए। 2 कंडीशंस क्या क्या हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल होनी चाहिए, यानी कि ए बी इक्वल्स टू डी सी, ए डी इक्वल्स टू बी सी। साथ में जो एंगल्स हैं, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी इक्वल्स टू एंगल डी, किसके इक्वल होने चाहिए, 90 डिग्री के इक्वल होने चाहिए। तो ये 2 कंडीशंस हैं। और इसी तरह की 2 कंडीशन हमने स्क्वायर में भी देखी थी, बट वहाँ पर जो साइड्स थी वो सभी इक्वल थी। यहाँ पर सारी साइड्स इक्वल नहीं होंगी, जो अपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल होंगी। तो इस तरह के शेप को हम क्या कह सकते हैं, रेक्टेंगल कह सकते हैं। और रेक्टेंगल में ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसे हम लेंथ कहते हैं। ठीक है, तो इसे हम एल से रिप्रेजेंट करेंगे। ये जो लेंथ है एल है, और जो वर्टिकल लाइन है इसे हम ब्रेथ कहते हैं, जिसे हम बी से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब ये एल है, ए बी जो साइड है उसकी लेंथ एल है, तो डी सी भी एल होगी। ठीक है, डी सी भी एल होगी। अगर बी सी की लंबाई बी है तो ए डी जो साइड है उसकी लंबाई भी क्या होगी, बी होगी। बात करते हैं एरिया की। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ को हमने एल से रिप्रेजेंट किया है और ब्रेथ को हमने बी से रिप्रेजेंट किया है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एरिया का एल इंटू बी रेक्टेंगल के लिए। और बात करें पेरीमीटर की, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, बाउंड्री की लेंथ, तो एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी, 2L प्लस 2B, या हम लिख सकते हैं 2 इंटू स्मॉल एल प्लस बी। इसे हम क्या कह सकते हैं, पेरीमीटर कह सकते हैं। पेरीमीटर अगर हमें बताना हो, परिमाप हमें बताना हो आयत का, तो क्या करेंगे हम, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। और फ्रेंड्स, एक और फॉर्मूला है रेक्टेंगल से जुड़ा हुआ, जो है डायगोनल का। डायगोनल हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसे हम हिंदी में विकर्ण कहते हैं और डी से रिप्रेजेंट करेंगे। 2 वर्टेक्स को मिलाने वाली स्ट्रेट लाइन जो है उसे हम डायगोनल कहेंगे और डी से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो डी की लेंथ क्या हो जाएगी, रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि लंबाई का स्क्वायर चौड़ाई का स्क्वायर, उनका सम हम कर दें, रूट फाइंड आउट कर लें, तो डायगोनल की जो लंबाई है वो हमें मिल जाएगी। और ये जो फॉर्मूला आया है ये किस तरह से आया है, यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम यूज़ की गई है। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ की गई है। परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस क्या है, यहाँ पर डायगोनल है। ठीक है, तो डायगोनल को फाइंड आउट करना है, हाइपोटेनियस को फाइंड आउट करना होता है, तो बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर और उसका रूट जो होता है उससे हम हाइपोटेनियस की जो लेंथ है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। वही फॉर्मूला, वही थ्योरम यहाँ पर यूज़ की गई है और उसी को यूज़ करते हुए डायगोनल हम रेक्टेंगल का फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब तक हमने
ट्रायंगल को डिस्कस किया, उसके डिफरेंट फॉर्म्स को डिस्कस किया, स्क्वायर हम डिस्कस कर चुके हैं और रेक्टेंगल के बारे में भी जान चुके हैं। तो काफ़ी कुछ हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट हम सर्किल को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है तो लाइक बटन पर हिट ज़रूर करें, थम्स अप वाले आइकन पर क्लिक ज़रूर करें, इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में और कमेंट करें। जिन व्यूवर्स ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को, वो यहाँ पर क्लिक करके इसे सब्सक्राइब कर लें। जब आप सब्सक्राइब करेंगे, पास में बेल का सिंबल आपको दिखाई देगा, उस पर भी आपको क्लिक करना है, ताकि जब भी कोई नया वीडियो हम अपलोड करें इस चैनल पर तो उसका नोटिफिकेशन आपको डायरेक्टली ईमेल के थ्रू मिल जाए। अब बात करते हैं सर्किल की, जिसे हम हिंदी में वृत्त कहते हैं। तो सर्किल किसे कहेंगे? एक ऐसा फिगर जो किसी स्पेस को एनक्लोज करता है, ठीक है, किसी स्पेस को एनक्लोज करता है एक कर्व लाइन के साथ में, एक कर्व लाइन के साथ में, और उस कर्व लाइन का हर एक पॉइंट जो है किसी एक फिक्स्ड पॉइंट से सेम डिस्टेंस पर हो, किसी एक फिक्स्ड पॉइंट पर सेम डिस्टेंस पर हो, और जो फिक्स्ड पॉइंट होगा उस कर्व लाइन के अंदर होगा। तो उस शेप को, उस फिगर को हम क्या बोलेंगे? सर्किल बोलेंगे, वृत्त कहेंगे। और सिंपल सी भाषा में कहें तो 2 डायमेंशनल में एक गोलाकार आकृति, उसे हम सर्किल कहेंगे, वृत्त कहेंगे। तो इसके बारे में कुछ बातें हम समझ लेते हैं। तो जिस फिक्स्ड पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ उसे हम O से रिप्रेजेंट करेंगे और उसे क्या कहेंगे? सेंटर पॉइंट, ठीक है, उस सर्किल का सेंटर पॉइंट, जिससे कर्व लाइन का हर एक पॉइंट जो होगा वो सेम डिस्टेंस पर होगा। तो कर्व लाइन और फिक्स्ड पॉइंट के बीच में जो भी डिस्टेंस होगी उसे हम R से रिप्रेजेंट करेंगे, और इसे हम हिंदी में त्रिज्या बोलते हैं और इंग्लिश में हम इसे रेडियस कहेंगे। तो R रेडियस, जिसे हम हिंदी में त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। सेंटर पॉइंट, जिसे मध्य बिंदु कहते हैं हम हिंदी में। अब बात करते हैं एरिया की, कि सर्किल का एरिया हम किस तरह से मेजर कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या है? पाई आर स्क्वायर। आर के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है, रेडियस त्रिज्या, सेंटर पॉइंट से कर्व लाइन की जो डिस्टेंस है वो आर है। पाई की वैल्यू इक्वल होगी 22/7 के, या फिर हम 3.14 ले सकते हैं। तो जैसा भी क्वेश्चन हमें दिया जाएगा, जैसी सिचुएशन होगी, क्या इजी रहेगा क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, वही वैल्यू हम पाई की मान सकते हैं, 22/7 या फिर 3.14। तो एरिया, उसको मेजर करने का, सर्किल का एरिया मेजर करने का फॉर्मूला क्या रहेगा? पाई आर स्क्वायर। बात करते हैं पेरीमीटर की, हिंदी में कहें तो परिधि, और इंग्लिश वर्ड भी है, हम कह सकते हैं सरकमफेरेंस, ठीक है। क्या बोल सकते हैं? सरकमफेरेंस। क्या हो जाएगा पेरीमीटर? 2 पाई आर, ठीक है। पेरीमीटर क्या हो जाएगा? 2 पाई आर। और फ्रेंड्स, सर्किल से रिलेटेड एक और टर्म है, वो क्या? डायामीटर, जिसे हम हिंदी में कहते हैं व्यास। इसे रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल डी से। ये इक्वल होगा 2 इंटू रेडियस के, ठीक है, 2 इंटू रेडियस के। तो ऐसी कोई लाइन जो कर्व लाइन से एक पॉइंट से स्टार्ट होकर अदर पॉइंट तक जाए और सेंट्रल पॉइंट से होती हुई निकले, ठीक है, सेंट्रल पॉइंट से होती हुई निकले, तब ही उसको डायामीटर हम बोलेंगे। तो एक ऐसी लाइन जो कर्व लाइन के एक पॉइंट से अदर पॉइंट पर जाए और सेंटर पॉइंट को क्रॉस करे, उसे हम क्या बोलेंगे? डायामीटर बोलेंगे। और उसकी लेंथ क्या होगी? 2 इंटू आर, क्योंकि ओ से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो भी आर होगी, ओ से इस पॉइंट की डिस्टेंस भी आर होगी। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई है? 2r। और डायामीटर के जो दोनों पॉइंट्स हैं उनसे जो आर्क बन रहा है, ठीक है, डायामीटर के दोनों पॉइंट से जो आर्क बन रहा है सर्किल का, उसकी लेंथ होती है पाई आर। ये जो लेंथ है, ये जो आर्क बनी हुई है दोनों पॉइंट्स के बीच में, इसकी लेंथ होती है पाई आर। और इसी से जुड़ा हुआ अगला फॉर्मूला हम देखने वाले हैं। देखिए, ये जो लेंथ है ये आर है,
तो ये वाली लेंथ भी आर होगी, क्योंकि मैंने बताया हुआ है सेंट्रल पॉइंट से जो कर्व लाइन है उसका हर एक पॉइंट सेम डिस्टेंस पर है, तो दोनों आर होंगी। अब हमें पॉइंट ए पॉइंट बी के बीच में जो आर्क बनी हुई है इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ए से बी तक की लेंथ फाइंड आउट करनी है, और यहाँ पर जो एंगल बना हुआ है वो थीटा डिग्री का है। दोनों लाइन से जो एंगल बना हुआ है वो थीटा डिग्री का है। तो इस लेंथ को हम किस तरह से मेजर कर सकते हैं, इसको हम एल से रिप्रेजेंट करेंगे। तो लेंथ ऑफ आर्क फॉर्मूला होगा पाई आर थीटा बाई 180 डिग्री। ठीक है, जो लेंथ की जो आर्क की लंबाई है उसको हम मेजर कर सकते हैं इस फॉर्मूला से, पाई आर थीटा डिवाइडेड बाय 180 डिग्री। तो फ्रेंड्स, रेडियस अगर दी जाए तो इजीली हम आर्क की लेंथ को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब एक और फॉर्मूला है जिससे हम ये जो एरिया है ए ओ बी पूरा सेक्टर, इसे हम सेक्टर कहेंगे आर्क के साथ में जो एरिया है। तो सेक्टर ए ओ बी का एरिया हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी फॉर्मूला है इसका पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 360 डिग्री। ठीक है, पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 360 डिग्री। तो टोटल जो एरिया है यहाँ पर सर्किल का वो क्या है, पाई आर स्क्वायर है। ठीक है, टोटल एरिया पाई आर स्क्वायर है, और हमें एक ऐसे हिस्से का एरिया चाहिए जो एंगल से बताया हुआ है कितना, थीटा डिग्री। एंगल कितना बताया हुआ है, थीटा डिग्री। टोटल अगर एंगल की हम बात करें वो कितना है, 360 डिग्री। तो ये जो पार्ट होगा वो कितना होगा, थीटा बाई 360। ठीक है, थीटा बाई 360, और हमें एरिया किस में से फाइंड आउट करना है, पाई आर स्क्वायर में से। तो किसी भी सेक्टर का एरिया क्या हो जाएगा, जो भी एंगल है उसका, ठीक है, जो भी एंगल है उसको डिवाइड करेंगे 360 से और मल्टीप्लाई कर देंगे पाई आर स्क्वायर से, तो वो एरिया हमें मिल जाएगा। ये जो एरिया है ए ओ बी का ये क्या होगा, पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 360 डिग्री। फ्रेंड्स, अब बात करेंगे सेमी सर्कल और इन केस ऑफ सर्कुलर रिंग, दोनों ही केस को हम डिस्कस करेंगे। सेमी सर्कल, जब सर्किल आधा हो, ठीक है, जब सर्किल आधा हो तो एरिया क्या होगा, ठीक है, पूरे सर्किल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। हाफ सर्किल का एरिया क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, डेट मीन्स पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो एरिया हमें मिल जाएगा सेमी सर्कल का। बात करते हैं पेरीमीटर की। पेरीमीटर क्या होगा सेमी सर्कल का, हाफ सर्कल का। देखिए, ये जो लाइन है इसे हम पॉइंट ए पॉइंट बी मान लेते हैं। तो ये कर्व्ड एज पर पॉइंट्स हैं ए और बी, एक स्ट्रेट लाइन से जुड़े हुए हैं जो कि सेंट्रल पॉइंट से क्रॉस हो रही है। तो ये डायमीटर है, ठीक है, डायमीटर है 2r, और इस पॉइंट से ये जो लेंथ है r है, इस पॉइंट से यहाँ तक की लेंथ भी क्या है, r है, डायमीटर 2r हो जाएगा। और इस पॉइंट से ये जो कर्व लाइन की मैं बात कर रहा हूँ उसकी लेंथ क्या है, ये मैंने आपको बताई हुई है, पाई आर। ठीक है, प्रीवियस जब हमने सर्कल डिस्कस किया मैंने आपको बताया हुआ है, जब डायमीटर के पॉइंट्स हमें मिले हों ए और बी, और उससे जो कर्व्ड लाइन हो दोनों को जोड़ने वाली, उसकी लेंथ क्या होगी, पाई आर। ठीक है, उसकी लेंथ क्या होगी, पाई आर। तो यहाँ पर पेरीमीटर की हम बात करें तो बाउंड्री की लेंथ क्या हो जाएगी, आर प्लस पाई आर, डेट मीन्स पाई आर प्लस 2r। तो सेमी सर्कल का पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पाई आर प्लस 2r। तो ये दो फॉर्मूला हैं सेमी सर्कल से जुड़े हुए। एरिया सर्किल में होता है पाई आर स्क्वायर, सेमी सर्किल में होगा पाई आर स्क्वायर बाई 2। पेरीमीटर होता है सर्किल का 2 पाई आर, सेमी सर्किल का होगा पाई आर प्लस 2r। अब बात करते हैं इन केस ऑफ सर्कुलर रिंग। तो सर्कुलर रिंग की कंडीशन में एरिया किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए, एरिया क्या होगा, यहाँ पर दो सर्किल्स हैं। इनर सर्किल की रेडियस हम मान लेते हैं स्मॉल r, जो आउटर सर्किल है उसकी रेडियस हम मान लेते हैं कैपिटल R। अब हमें ये जो एरिया है दोनों सर्किल के बीच का, इस एरिया को मेज़र करना है। ये एरिया क्या हो जाएगा, पाई कैपिटल R स्क्वायर, ठीक है,
आउटर जो सर्किल है वो टोटल एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये पूरा एरिया अंदर का जो सर्किल है वो भी मिला के टोटल एरिया कितना हो जाएगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर। लेकिन हमें ये टोटल पूरा एरिया काउंट नहीं करना है, हमें सिर्फ ये रिंग का जो हिस्सा है ना ये काउंट करना है, ये एरिया काउंट करना है। तो इसमें से हम इनर सर्किल का जो एरिया है उसको सब्ट्रैक्ट कर दें। ठीक है, इनर सर्किल का जो एरिया है उसको सब्ट्रैक्ट कर दें, इट मीन्स पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो ये जो एरिया है सर्कुलर रिंग का एरिया है ये क्या हो जाएगा, पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। तो इस फॉर्मूला को आप यूज़ करेंगे इस एरिया को मेज़र करने के लिए। और देखिए दूसरा जो फॉर्मूला है सर्कुलर रिंग से रिलेटेड वो क्या है, डिफरेंस इन सर्कमफेरेंस ऑफ बोथ द रिंग्स। क्या हो जाएगा, देखिए आउटर जो सर्किल है उसकी रेडियस ज़्यादा है, पेरीमीटर भी ज़्यादा होगा, सर्कमफेरेंस ज़्यादा होगा। सर्कमफेरेंस के लिए फॉर्मूला क्या है, 2 पाई आर, जो रेडियस है उसको 2 पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो कैपिटल आर आउटर सर्किल की रेडियस है, सर्कमफेरेंस क्या हो जाएगा 2 पाई कैपिटल आर। स्मॉल जो सर्किल है, इनर जो सर्किल है उसका सर्कमफेरेंस क्या हो जाएगा 2 पाई स्मॉल आर। इनका डिफरेंस हमें फाइंड आउट करना है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 पाई स्मॉल आर, 2 पाई कॉमन हो जाएगा, 2 पाई कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। ये क्या होगा, डिफरेंस होगा सर्कमफेरेंस में, बोथ जो रिंग्स हैं दोनों ही जो रिंग्स हैं उनके बीच का। तो इस फॉर्मूले को आप यूज़ करके आप डिफरेंस जो है सर्कमफेरेंस का वो फाइंड आउट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स इस पार्ट में ट्राइंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल, इनसे रिलेटेड जो भी फॉर्मूलाज हैं उनको हमने डिस्कस किया। जो भी इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो भी इम्पोर्टेंट बेसिक थिंग्स हैं उन सबको हमने समझा, ताकि मेंसुरेशन में जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे बैंक एग्ज़ाम में उनको आप सोल्व कर सकें। ये बेसिक था, बेसिक पार्ट था, तो इसमें हमने फॉर्मूलाज को डिस्कस किया। नेक्स्ट पार्ट में हम जो 3 डायमेंशनल फिगर्स होते हैं, शेप्स होते हैं, उनको डिस्कस करेंगे। देन हम क्वेश्चंस लेंगे, बैंक एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन्हीं को डिस्कस करेंगे। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा। अगर पसंद आया तो लाइक बटन पर हिट ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में और कमेंट कीजिएगा। जिन व्यूवर्स ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को वो यहाँ पर क्लिक करके इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी नया वीडियो जब हम अपलोड करें इस चैनल पर तो उसका नोटिफिकेशन आपको डायरेक्टली ईमेल के थ्रू मिल जाए। आप उस वीडियो को मिस ना करें, आपकी प्रिपरेशन कंटिन्यू बनी रहे।